हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरह आप लोग भी अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। दरअसल फ्रांस की एक मशहूर और हद से ज़्यादा विवादित कार्टून मैगज़ीन है, जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि वैसे तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने उसका नाम सुना ही होगा। जिन लोगों ने नाम नहीं सुना होगा तो वो नाम के अलावा वैसे ही जनरली उस मैगज़ीन के बारे में जानते होंगे। मतलब ये तो दिमाग में सबके फिट होगा कि हाँ भाई, फ्रांस में एक ऐसी कार्टून मैगज़ीन है कि जो आए दिन कुछ ना कुछ तमाशा करती रहती है, कोई ना कोई विवाद करती रहती है। तो नाम है इसका शार्लो हेब्दो। काम है वक्त वक्त पर दुनिया में विवाद कराना, कभी कभी दंगे जैसी हालत भी पैदा कर देना। और इसके बारे में लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि अगर आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, पिछले 8-10 साल का रिकॉर्ड, तो आपको पता चलेगा कि इसने लगातार कोई ना कोई कांड किया है। और स्पेशली इसके जो टारगेट पर रहता है वो इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई पर्सनैलिटीज़, हिस्टोरिकल बिगेस्ट पर्सनैलिटीज़ को भी ये निशाने पर लेता रहता है। इवन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इसने एक कार्टून बनाए थे, जिसको लेकर पूरी मुस्लिम दुनिया में प्रोटेस्ट हुआ था। न सिर्फ आम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, बल्कि मुस्लिम दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर थे, प्रेसिडेंट थे, किंग थे, उन्होंने भी फ्रांस से इसका जवाब तलब किया था उस दौर में। और हालात ऐसे बन गए थे कि 2015 में खुद इस मैगज़ीन का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी अटैक हुआ था, जिसमें इस मैगज़ीन से जुड़े हुए कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी और कुछ लोग घायल भी हुए थे। मगर उसके बावजूद भी आज तक ये मैगज़ीन एक खुफिया जगह से चल रही है। मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो किसी को पता नहीं है कहाँ पर है, और लगातार अभी भी ऐसे ही कार्टून बनाती रहती है। एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। क्यों आई है? तो चर्चाओं में आने की वजह है ईरान के जो सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे ताकतवर लीडर, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी। दरअसल मैटर ये हुआ है कि इस मैगज़ीन ने इस बार ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनकी कुछ कार्टून बनाई हैं और अपनी मैगज़ीन में पब्लिश किए हैं, जिसकी वजह से ईरान में तमाशा हो गया है, बवाल मच गया है। ईरान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गुस्से से लाल हो गया है, पागल हो गया है, ये समझ लीजिए। दरअसल मैटर ये हुआ है कि हम सभी जानते हैं कि ईरान में पिछले कुछ वक्त से हिजाब का प्रोटेस्ट चल रहा है। हिजाब को लेकर एक ऐसा प्रोटेस्ट कि जिसकी कवरिंग खुद ईरान में या ईरान के पड़ोसी देशों में कम हो रही है, यूरोप में ज़्यादा हो रही है, अमेरिका में ज़्यादा हो रही है। मैटर ये हुआ कि जो शार्ली हेब्दो ये जो मैगज़ीन है, इसने कुछ दिन पहले पोस्ट किया अपने ऑफिशियल अकाउंट से, जिसमें अली खुमैनी का फ़ोटो देखा जा सकता था। और उसमें इसने कहा लोगों से कि अगर आप वाकई, आप में से जितने भी लोग हैं जो वाकई एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, कार्टून आर्टिस्ट जो कार्टून बनाना जानते हैं प्रोफेशनली और क्रिएटिव भी हैं, वो अपने अपने कार्टून बनाकर हमें भेजिए। जो हमें अच्छे लगेंगे, जो हमें पसंद आएंगे, हम उनको अपनी मैगज़ीन में जगह देंगे। लेकिन शर्त ये थी कि वो कार्टून न सिर्फ फ़नी होना चाहिए, यानी मजाकिया, बल्कि साथ ही साथ मीनिंगफुल भी होना चाहिए। मतलब उन मजाकिया कार्टून से कोई मतलब भी समझ में आना चाहिए, बस ऐसे नहीं फर्जी कुछ भी बना दिया। तो कुल मिलाकर 300 से ज़्यादा लोगों ने कार्टून बनाकर भेजे, जिसमें से कुछ पसंद किए गए और उनको इस मैगज़ीन ने अपनी मैगज़ीन के अंदर जगह दी। वो जो कार्टून थे वो दरअसल जब आप देखेंगे तो भले ही इस मैगज़ीन का ये कहना हो कि वो फ़नी थे, लेकिन फ़नी थे नहीं। फ़नी से ज़्यादा वो गंदे थे, वाहियात थे, उसके अंदर न्यूडिटी थी, उसके अंदर मतलब अपमानजनक थे। वो ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि किसी भी इंसान को देखकर गुस्सा आ जाएगा, कोई भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक कार्टून में दिखाया जा रहा है कि वो जो अली खुमैनी, उनके सुप्रीम लीडर, वो जो लड़की मरी थी उसके चुटिया से बंधे हुए बालों की। एक में दिखाया जा रहा है कि लोग फांसी पर लटके हुए, मतलब जो प्रोटेस्टर हैं उनको फांसी पर लटकाया गया है, ऐसा दावा था यूरोपियन लोगों का। तो वो फांसी पर लटके हुए, उनके नीचे लीडर जो हैं खड़े हुए हंस रहे हैं। एक में दिखाया जा रहा है कि वो नंगे भाग रहे हैं, किसी में कपड़े उतार दिए। इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्सुअल भी बनाए गए कि जिनको यहाँ पर दिखाया भी नहीं जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हदें पार की थी। जब ये कार्टून सामने आए तो जाहिर है वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ऊपर की लीडरशिप थी, वो नाराज़ हुई और उसने सबसे पहले तो जो फ्रांस का वहाँ पे जो राजदूत थे उनको तलब किया और उनसे कहा कि ये जो आपने किया, ये अब आपने हदें पार की हैं। आपने जो रास्ता चुना है ईरान से मुकाबला करने के लिए, ये बहुत गलत रास्ता चुना है, इसका आपको अंजाम भुगतना होगा। हालांकि उसके बाद सुनने में आया है कि कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह भी ईरान ने बंद किए फैसला लेते हुए, मतलब कुछ कदम उठाए हैं। लेकिन पर्सनली मेरा ये मानना है कि ईरान जो भी करे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उसका हमेशा से ही इस मैगज़ीन के ऊपर हाथ रहा है। भले ही ऑफिशियली वो गवर्नमेंट के अंडर में ना हो ये मैगज़ीन, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे और आप अगर पिछले रिकॉर्ड देखेंगे तो जिस तरीके से उसने इसे प्रोटेक्ट किया है गवर्नमेंट ने वहाँ की, तो ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट की ही एक मैगज़ीन है और एक मतलब गवर्नमेंट के ही अंडर में ये चली आ रही है। इवन अब तो फिर भी एक लीडर का मैटर है, जब खुद रिलीजियस पर्सनैलिटी, मतलब सबसे बड़ी जो पर्सनैलिटी है इस्लाम धर्म की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी जब इन्होंने कार्टून बनाया था और पूरे मुस्लिम दुनिया ने एकजुट होकर प्रोटेस्ट किया। बड़े बड़े लीडर ने जब फ्रांस से जवाब मांगा था, जब भी उसने यही कहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, और ये मतलब अगर हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो ये माना जाएगा कि हम किसी के बोलने पर
आज़ादी पर पाबंदी लगा रहे हैं, किसी को आज़ादी से बोलने नहीं दे रहे हैं, उसका मुंह ज़बरदस्ती बंद कर रहे हैं। तो इसीलिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि जब उस टाइम पर उसने ये कहा था कि जब पूरी मुस्लिम दुनिया एकजुट थी, तो अब तो एक लीडर का मामला है, अब तो एक पॉलिटिशियन का मामला है, तो वैसे भी इसमें कुछ नहीं होने वाला है। मगर पर्सनली मेरी ये समझ में नहीं आता है कि ये जो शार्लो हेब्दो है या फिर फ्रांस की जो गवर्नमेंट भी है, इसका सारा सेकुलरिज्म, इसका सारा फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्लाम, मुस्लिम लीडर, मुस्लिम देश, इन्हीं सारे टैक्स पर आकर क्यों रुक जाता है? दुनिया में और भी कांड हो रहे हैं, इवन जंगें हो रही हैं, दुनिया में और भी जगह पर हालात ख़राब हैं। बहुत सारे लीडर जो हैं वो मतलब जो चुने हुए लीडर थे मतलब अब मगर अब डिक्टेटर बन चुके हैं। ऐसे कई जगह पर ऐसे हालात हैं। बहुत सारे लोगों का हाल ये है कि उनके लिए रहने के लिए उनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, मतलब उन्हें रहने तक की आज़ादी हासिल नहीं है, वो अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कई जगह पर ऐसा मामला है, कहीं पर लोगों का नस्लकशी की जा रही है, कहीं कुछ किया जा रहा है। मगर ऐसे किसी मैटर पर आपको इसके कार्टून नहीं मिलेंगे। इसके कार्टून कहाँ घूमते हैं? हमेशा मुस्लिम वर्ल्ड के इर्द गिर्द ही मिलेंगे। कभी किसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के ऊपर ये कार्टून बनाएगा, कभी इस्लाम के किसी टॉपिक पर कार्टून बनाएगा ये, और कभी कभी जो लीडर हैं आज के दौर के, जो पॉलिटिशियन हैं, उनके ऊपर कार्टून बना देगा। तो कुल मिलाकर इसका सेकुलरिज्म, इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको यहीं पर ही घूमता हुआ नजर आएगा। बात करें अब अगर अगली खबर की, तो अगली खबर जुड़ी हुई है तुर्की से। तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दोगान, उनके साथ जुड़ी हुई। यह डिमांड की गई है कि जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए। क्या होता है नोबेल पीस प्राइज़? आप लोग जानते ही होंगे। नोबेल पीस प्राइज़ जो होता है वो दरअसल साल में एक बार किसी न किसी इंसान को दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है और एक ऐसे इंसान को दिया जाता है कि जिसने साल भर के अंदर दुनिया में कहीं शांति कायम करने में कोई किरदार प्ले किया हो। कोई वॉर आपने रुकवा दी, दो लोगों के बीच समझौता करवा दिया, दो कंट्री के बीच समझौता करवा दिया, या फिर कहीं पर दंगे फैलने का कोई चांसेस थे, उस सबको आपने शांत करा दिया। मतलब किसी भी तरह से आपने एक सोसाइटी को बचाने में, एक सोसाइटी को शांत बनाए रखने में किरदार प्ले किया हो। आपको याद होगा कि पिछली बार जो है हमारे यहाँ के जो एक फैक्ट चेकर हैं, जो एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, उनको भी इसके लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि उनको मिल नहीं सका था, मगर मेरे हिसाब से नॉमिनेट होना भी इसमें बहुत बड़ी बात है। उनको नॉमिनेट इसीलिए किया गया था क्योंकि साल भर में जो मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी, जो झूठी खबरें फैलाई जाती हैं हमारे देश में, इसके अलावा जो नेता जो बन जाते हैं नए नए नेता, और फिर वो जो नफ़रत फैलाते हैं एक दूसरे कम्युनिटी के ख़िलाफ़, एक दूसरे के ख़िलाफ़, उन सबको संभालने में, उन सबको काउंटर करने में मोहम्मद ज़ुबैर ने एक बड़ा किरदार अदा किया था। जो गलत खबरें आती थी, झूठी खबरें आती थी, उनको उनका वो सच्चाई दिखाया करते थे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ही उनको नॉमिनेट किया गया था। इस सारी चीज़ों को लेकर उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, हमने देखा था। इवन उनको जेल तक काटना पड़ी थी, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने अपने काम से कोई समझौता नहीं किया था और आज तक लगातार वो अपना काम करते आ रहे हैं। इस बार जहाँ तक मामला रजब तैयब अर्दोगान का है कि आखिर रजब तैयब अर्दोगान के बारे में ये डिमांड क्यों की जा रही है और कौन कर रहा है, तो भाई डिमांड करने वाला जो है वो दरअसल है पाकिस्तान के अलावा कोई और भी है? तो बिल्कुल कोई नहीं है। अब अगर पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं है तो क्या राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान को नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान को ये नोबेल पीस प्राइज़ मिलना क्यों चाहिए, मतलब किस वजह से ये डिमांड की जा रही है। तो ये डिमांड की जा रही है रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से। पाकिस्तान का ये मानना है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर में रजब तैयब अर्दोगान ने जो किरदार प्ले किया था, इसको रोकने के लिए, इन दोनों के बीच शांति समझौता करवाने के लिए, वो दुनिया में किसी और लीडर ने नहीं किया था। हालांकि इस बात में कोई शक भी नहीं है, ये एक सच्चाई है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो कुछ भी कोशिशें हो पाई थी एक टेबल पर इन दोनों को बिठाने की, समझौता कराने की, वो रजब तैयब अर्दोगान की वजह से ही मुमकिन हुई थी। और जब जब ये दोनों एक टेबल पर बैठे तब टर्की का ही हाथ था और टर्की वहाँ पर नज़र आया था। मगर हाँ, उसके साथ साथ ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि भाई आप नोबेल पीस प्राइज़ एक ऐसे इंसान को कैसे दे सकते हैं कि जिसने खुद उस जंग से फ़ायदा कमाया हो, टेबल पर बैठाने में भले ही कामयाब हुए हों, क्योंकि उनके दोनों के साथ रिलेशन थे इसलिए वो किरदार प्ले कर रहे थे। वरना दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं कि जिनके दोनों के साथ रिलेशन अच्छे हों, क्योंकि भाई जिनके यूक्रेन के साथ हैं यूरोप, अमेरिका जैसे देश, उनके रशिया के साथ नहीं है, जिनके रशिया के साथ हैं उनके यूक्रेन के साथ नहीं है। तो ऐसे बहुत कम ही देश हैं। तो इसीलिए टर्की के दोनों के साथ नॉर्मल थे, तो इसीलिए उसने किरदार प्ले किया। वरना उसने उल्टा इस जंग से फ़ायदा कमाया है। कैसे कमाया है? आपने पिछली कई न्यूज़ में ये देखा होगा, लगातार जब इनके बीच जंग हो रही थी कि रशिया और यूक्रेन की वॉर में यूक्रेन जो थोड़ी बहुत टक्कर दे पा रहा था रशिया को, वो एक ही हथियार की वजह से दे पा रहा था। किस हथियार की वजह से? ड्रोन की वजह से। ड्रोन कहाँ से आए थे? टर्की से आए थे। तुर्की के जो ड्रोन थे उन्हीं की मदद से ही यूक्रेन थोड़ा बहुत इस जंग में रशिया के सामने टिक पाया था, यानी वही उसका आखिरी हथियार बन पाए थे। उनकी मदद से उसने रशिया के बहुत सारे फौजियों को मारा था,
क्योंकि वो ड्रोन दिखता नहीं है अभी। ड्रोन जो टर्की का है वो माना भी खैर स्पेशल जाता है और ड्रोन से दुनिया की, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम है, मशहूर है और बहुत तारीफ़ें की गई हैं इस फील्ड में, टर्की के ड्रोन की तारीफ, उसकी ड्रोन की तारीफ़ें। तो इसीलिए जो कुछ भी किरदार प्ले किया था उसके ड्रोन ने किया था। तो आप सोचिए कि अमेरिका और इस जैसे अगर कुछ देशों को हटा दिया जाए तो इस जंग में हथियार बेचकर जो फ़ायदा तुर्की ने कमाया वो किसी ने नहीं कमाया है। तो आप एक ऐसे राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज़ कैसे मिलता हुआ देख सकते हैं कि जिसने खुद हथियार सप्लाई किए हुए हैं इस जंग को बनाए रखने के लिए। एक तरफ अगर उनने कोशिशें की हैं राष्ट्रपति ने, तो दूसरी तरफ उसने हथियार भी सप्लाई किए हैं। अब कोई भी अक्लमंद इंसान ज़रा ये बताए कि अगर एक इंसान हथियार सप्लाई कर रहा है तो क्या उसके दिल में ये चीज़ होगी कि हाँ ये जंग फ़ौरन रुक जाए? अगर ये चीज़ उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी है तो वो हथियार ही सप्लाई क्यों करेगा? सबसे पहले तो हथियार ही रोकेगा। तो कुल मिलाकर एक ऐसे इंसान को तो कतई भी नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा दूसरा फैक्टर ये भी है कि यूरोप और इंडिया या इस जैसे कुछ देश ऐसे हैं जो कभी भी नहीं चाहेंगे, ना यूरोप की कोई कंट्री चाहेगी, ना इंडिया चाहेगा, और ना ही ऐसे बहुत सारे और भी देश हैं वो चाहेंगे कि टर्की के राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज़ मिले। इसके अलावा खुद नोबेल पीस प्राइज़ वाले भी टर्की के राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल मामला हो जाएगा। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।